नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है जीडीपी यानी भारत के देश की अर्थव्यवस्था। जो कल जो आंकड़े आए हैं वो इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है और इस गिरावट का क्या कुछ असर देश में देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा, बेरोजगारी, रोजगार और उद्योग धंधों पर देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों की आज हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक सनत कुमार जैन जी। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि पिछले 4 दशक में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट -23.9% की यहाँ पे देखी गई है। 1989 की बात करें तो उस टाइम भी -5 यहाँ पे अर्थव्यवस्था थी, लेकिन ये -23 जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे गिरावट देखी गई है। उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, देश में माइनस की जो अर्थव्यवस्था हुई है स्वतंत्रता के बाद से, तो बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ था 1971 में और उसके बाद 1972 में बहुत 1% से भी कम जीडीपी माइनस में गई थी, लेकिन उसके बाद 74 से वो बड़ी तेज़ी के साथ फिर सुधरना शुरू हो गई। 1979 में गठबंधन की सरकार थी और मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो उस राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत की जीडीपी 5 के आसपास कम हुई थी, लेकिन अगले साल से वो भी बेहतर हो गई थी। लेकिन जो अभी की अर्थव्यवस्था में 23%, 24% की जो गिरावट आई है, ये बहुत बड़ी गिरावट है और ये गिरावट 2 कारणों से अति महत्वपूर्ण हो गई है कि 2016 की नोटबंदी और जीएसटी के बाद से लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही थी जी। लेकिन सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया और ये कोविड को नियंत्रित करने के लिए जो 40 दिन का लॉकडाउन लगा के पूरा सारा कारोबार बंद कर दिया गया और पहली तिमाही पूरी खाली चली गई, 0 पे चली गई। उसके कारण जो 23% जीडीपी में जो गिरावट है वो 23% नहीं, वो तो और भी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो बहुत सारे आंकड़े शामिल होते हैं, जिसमें आर्थिक संव्यवहार भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। लेकिन औद्योगिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से पहली तिमाही पूरी खाली चली गई है और ये 25% की गिरावट जो है लगभग 24% की, वो उसी का परिणाम है। और आगे सरवाइव करने में इसको कम से कम 2 साल और लगेंगे जब स्थितियां सामान्य हों। यदि स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तो 2 साल अभी हमें जीडीपी में कुछ इसी तरीके की गिरावट अगले तिमाहियों में भी देखने को मिलेगी। सर, दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से 2008 की बात करें तो पूरे देश में मंदी छाई थी, अमेरिका भी बहुत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। उस समय भारत में भी स्थिति खराब हुई थी, 3.9 हुई थी। हालांकि उसके बाद भी वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने तारीफ की थी कि मनमोहन सिंह ने इसकी आर्थिक स्थिति सुधार ली और 2 साल बाद ही 2010 में ये अभी तक की सबसे बड़ी वहाँ पे स्थिति सुधरी थी 2010 की। तो उसको लेकर अब क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे? देखिए, अमेरिका की जो आर्थिक मंदी आई थी उसके बाद सारा व्यवहार जो है डॉलर से होता था और जब अमेरिका के सैकड़ों बैंक दिवालिया हो गए, कई नगद निगमें दिवालिया हो गई, उसके बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्योंकि अमेरिकी डॉलर पर आधारित थी इसलिए सारे देश गड़बड़ा गए। उस समय विश्व बैंक ने सभी सेंट्रल बैंकों को ये कहा था दुनिया भर के कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना अपने पास इकट्ठा करें, डॉलर की कोई क्या स्थिति होगी पता नहीं। उसके बाद भी भारत सरकार की जीडीपी गिरी तो, लेकिन वो भी लगभग 4% पे बनी रही। ये दुनिया का एक अजूबा था कि भारत ने इतने बड़े संकट को भी इतनी आसानी से निकाल लिया और उसके बाद से निरंतर 2009 से लेकर 2014 तक जीडीपी में लगातार इजाफा होता रहा और अर्थव्यवस्था को संभालने में भारत सक्षम रहा, जिसकी सारी दुनिया में प्रशंसा होती रही। बराक ओबामा ने तो ये तक कह दिया था कि अर्थव्यवस्था को लेके मनमोहन सिंह हमारे गुरु हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन 2014 के बाद से जो मोदी सरकार आई है और उसके बाद से कुछ निर्णय ऐसे हुए हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं रहा, खासतौर से 2016 की नोटबंदी के बाद से। तो इस संबंध में अब जो परिणाम एक सारे सामने आ रहे हैं, तो कहते हैं कि जब बीमारी आती है तो 2-3 चीज़ें उसके साथ साथ और भी कोलैप्स हो जाती हैं। तो कोविड के कारण जो 40 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद थोड़ा खोला गया, जो अभी तक भी ठीक से नहीं खुला है और आगे कब खुलेगा इसका कोई पता नहीं।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। सर, आपने बात करी 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तो हम उसी की बात करें। 2014 में जब सरकार आई थी तो उन्होंने जो आंकड़े निकालने के मानक थे उसके बदल दिए थे। विपक्ष कहते रहा, कांग्रेस कहते रही कि जीडीपी घट रही है, लेकिन सरकार कहती रही कि सब कुछ ठीक है। तो ये क्या है फिर? ये सही है कि जब मोदी सरकार आई थी तो उसके बाद उन्होंने जीडीपी के जो मानक निकालने के तरीके थे उनमें कुछ नई चीज़ों को शामिल कर दिया और कुछ चीज़ें निकाल दी जी। तो ये कहा जा रहा था 15-16 में कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन वो गिरावट दिखती नहीं थी क्योंकि आंकड़े जीडीपी के हमेशा अच्छे रहे हैं। 7-8 के आसपास वो 2016-17 में गए हैं। 2016 में चूंकि नोटबंदी की गई थी और करीब 4-5 महीने तक वो भी अर्थव्यवस्था लगभग रुक गई थी। उद्योग कारोबार किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब हम अपने किस तरीके से व्यवस्था करें, और लोग ये सोच रहे थे कि पहले ये नोटबंदी का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन निकल आए, उसके बाद हम अपने काम धंधे बढ़ाने के बारे में या सोचने के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी सब चीज़ों को आधार से जोड़ दिया गया। भारत की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर की भी थी, लेकिन 2016 के बाद से जैसे आधार से सारी चीज़ों को लिंक किया गया, बैंक के अकाउंट लिंक किए गए, पैन कार्ड से जोड़े गए, रजिस्ट्री करते समय ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, तो उसके बाद से अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही थी। उद्योग धंधे को तकलीफ हो रही थी और वो उससे उबर भी नहीं पाए थे कि जीएसटी आ गई जी। और जीएसटी में 500 से ज़्यादा सर्कुलर, मतलब जीएसटी इतनी जल्दबाजी में लाया गया कि उससे उद्योग व्यापार को समझने में बड़ी कठिनाई हुई। और एक और स्थिति ये हो गई कि लोगों को टैक्स अपना जमा करना पड़ता है, उनको पैसे आए चाहे ना आए, तो इसने भी अर्थव्यवस्था को गिराने का बड़ा काम किया। जैसे सरकारी कार्यालयों में कभी कभी 4-4, 6-6 महीने भी भुगतान नहीं होता है, लेकिन यदि आपने सप्लाई कर दी है तो आपको टैक्स तुरंत भरना है, बिल तुरंत बनाने हैं। जीएसटी में जो माल आ रहा था ई बिल के द्वारा, ई पे बिल के द्वारा, तो उसका भी टैक्स उनको तुरंत भरना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हो गई जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से याद है कि रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस संबंध में सरकार पर लगातार दबाव बनाया था जी। और रिजर्व बैंक एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम करती थी, लेकिन रघुराम राजन तक तो वो स्वतंत्र इकाई थोड़ा मोड़ा काम करती रही, लेकिन रघुराम राजन के जाने के बाद से अब रिजर्व बैंक वही काम करने लगा है जो सरकार कहती है। तो उसमें ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। और जैसे ये कोविड में जब ये 40 दिन का लॉकडाउन लगा और उसके बाद से अभी भी लॉकडाउन में सारा चीज़ें चल रही हैं, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। और इसको पुनः स्थापित करने में सरकार को बहुत ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी, अन्यथा इसका स्वरूप और भी खराब होगा। वही सर, मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से -24% पे अब ये गिरावट आई है स्थिति दिखते ही, तो आने वाला भविष्य क्या होगा रोजगार को लेके, उद्योग धंधों को लेके, अर्थव्यवस्था सुधारने को लेके? देखिए, भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे थे पहले से ही। उनके पास डिग्रियां तो थी, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी। पिछले 2016 के बाद से लगातार नौकरियां जो हैं घट रही हैं, बढ़ी नहीं। 2014 का जो चुनाव कैंपेन चल रहा था उसमें ये कहा गया था सरकार द्वारा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला पता नहीं, लेकिन मुद्रा लोन से कुछ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, बैंकों से पैसे भी दिलाए गए, लेकिन वो रोजगार कन्वर्ट नहीं हुए। और आज स्थिति ये है कि जब लॉकडाउन लागू हुआ तो उसके बाद देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो जो पढ़े लिखे युवा थे, बेरोजगार घूम रहे थे, उन्हें भी नौकरी नहीं मिली, और जो जिनके पास काम था, नौकरी कर रहे थे, उनकी भी नौकरियां चली गईं। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि हम उनको पुश कर पाएं। तो सरकार ने अभी तक ऐसे कोई निर्णय नहीं लिए। एक 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देने की बात की, तो वो भी पुरानी योजनाओं और करीब 6 लाख करोड़ का ये माना जाता है कि उन्होंने मार्केट को फीडबैक दिया है। बाकी सारी जो पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन थे उसके लिए उन्होंने उन्हीं सारी चीज़ों को शामिल किया, लेकिन उससे हो ये रहा है कि नौकरी के नए सृजन तो कोई हो नहीं रहे हैं, और जीएसटी नहीं आ रही है, राज्य सरकारों को टैक्स नहीं मिल रहे हैं, राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के इतने खर्चे हैं कि उन खर्चों की पूर्ति के लिए भी रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, ये पब्लिक को पैसा दे पाए, कोई राहत दे पाए, ऐसा मुझे लगता नहीं है।
तो सबसे पहले केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने खुद के प्रशासनिक खर्चे, वो योजनाएं जिनका लाभ नहीं मिलना है, उन योजनाओं को पूरा का पूरा बंद करके, और जो राजस्व इनके पास इकट्ठा हो रहा है वो यदि गरीब आदमियों के पास देंगे, तो इसमें जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि गरीबों के हाथ में पैसा दोगे तो वो पैसा सर्कुलेशन में आएगा जी। बड़े आदमियों को यदि आप कोई पैसा देंगे, जैसे आप किसी उद्योग धंधे के लिए, पिछला उदाहरण भी है कि उद्योग धंधों को उभारने के लिए मान लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन उससे कोई इकोनॉमी बूस्टअप नहीं हुई जी। वो उनके पैसे घाटे में चले गए, उनके पैसे बैंकों में चले गए और उनमें कोई सुधार नहीं आया, उनमें कोई रोजगार इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो ये निश्चित रूप से है कि जब तक आम जनता के पास पैसे नहीं जाएंगे और वो पैसे का लगातार रोटेशन नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था को संभालना बहुत मुश्किल काम है। और सरकार को अपने खर्चों में सबसे पहले बड़ी कमी करनी पड़ेगी और उन्हीं योजनाओं में पैसा देना पड़ेगा जिसका पैसा तुरंत लोगों के खर्च में शामिल हो और वो अर्थव्यवस्था का भाग बने। वो पैसा कहीं रुकना नहीं चाहिए। एक आपने पैकेज की बात करी, अभी सरकार ने कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद ऐसे पैकेज का ऐलान किया, लेकिन अर्थव्यवस्था को देख के लगता है कि ये पैकेज का कुछ असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। देखिए क्या हो रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं कि मध्यम और लघु उद्योगों के लिए हमने पैकेज दिया। अब 4 महीने 5 महीने से सारी दुकानें बंद हैं, लोगों को अपने खर्चे देने, दुकान का किराया देना, टैक्स देना है, लोगों की तनख्वाह देनी है और उनका कोई व्यापार तो हुआ नहीं। अब बैंक से जो उन्होंने कर्जा ले रखा था वो एनपीए होने जा रहा था जी। तो यदि आपने उन्हें 20% पैसा दे दिया कि आपकी जो मार्च में स्थिति जो थी उसके अनुसार हम आपको 20% पैसा अतिरिक्त दे रहे हैं, लेकिन वो कर्ज के रूप में है, तो पिछले 6 माह से जो काम बंद है उसका भी उन्हें ब्याज चुकाना है। आमदनी कोई हुई नहीं और आगे भी जो कर्जा ले लिया उसका भी उन्हें ब्याज आज नहीं कल तो देना ही है। लेकिन इससे उनकी ना तो बाजार में ग्राहक आ रहे हैं, ना माल की डिमांड है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के उद्योग धंधे बंद हैं, शादी ब्याह से लेके सार्वजनिक समारोह हर कुछ गतिविधि बंद है। तो अब जो कुछ भी एक सहारा है हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वो है हमारा कृषि उत्पाद जी। और यदि वो कृषि उत्पाद सही तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को या तो घाटे कम करने के लिए काम कर सकता है या अर्थव्यवस्था को प्लस में लाने के लिए काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी बड़ा टाइम लगेगा। एक हमारी अर्थव्यवस्था फल सब्जी और ये जो सारी थी ये सब खत्म हो गई। जो समर्थन मूल्य पर हम अनाज खरीद रहे थे उनके भी लोगों को रेट नहीं मिल रहे हैं, लागत ज़्यादा है, आमदनी कम है। तो इसमें भी कोई बहुत अच्छे संकेत ऐसे देखने को नहीं मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई अर्थव्यवस्था में सुधार आए। सर यहाँ पे एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अब अर्थव्यवस्था तो खराब हो ही चुकी है, कोरोना लगा हुआ था, लॉकडाउन था, कई लोग बेरोजगार हो गए, जो रोजगार कर रहे हैं उनकी सैलरी में भी कटौती हुई है, किसी की 20% 40%, इस तरीके से कहीं बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, धंधे बंद हो चुके हैं, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। तो सरकार को क्या कुछ है यहाँ पे कुछ प्रयास करने चाहिए इन लोगों को आगे लाने के लिए? देखिए, एक भारत में 2003-04 के बाद से जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि पहले आम आदमी कर्जदार नहीं था, अब आम आदमी भी पूरी तरीके से कर्जदार है। हर व्यक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, मोटरसाइकिल के लिए कहीं ना कहीं बाजार से लोन ले रखा है, वो उसकी ईएमआई चुका रहा है। अब जब उसकी नौकरी चली गई या उसके पैसे कम हो गए तो वो ईएमआई भी नहीं दे पा रहा है। दूसरा, आय कम हो गई और उसकी लायबिलिटी उतनी की उतनी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा लोअर क्लास और मिडिल क्लास को परेशानी हो रही है कि वो अपने खर्चों को चलाने की स्थिति में नहीं है। अब इस समय में सरकार को जो सबसे ज्यादा राहत के जो पैकेज देने चाहिए वो सीधे सीधे डायरेक्ट वे में ऐसे लोगों को देने चाहिए कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए, ईएमआई अपनी भर पाए। तो ईएमआई भरने की स्थिति तो है नहीं, बेरोजगार आदमी कहाँ से भरेगा ईएमआई? कल तक उसको 50,000 रुपए मिलते थे, आज उसकी नौकरी चली गई। कोई आदमी को 50,000 रुपए मिलते थे, आज उसे कटौती के बाद 30,000 रुपए मिल रहे हैं। तो वो सब जगह से डिफॉल्टर हो रहा है। तो सरकार को सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि वो स्थितियों का आकलन करे, उनको उस मुसीबत से बचाने का प्रयास करे। साल 2 साल के लिए यदि हम उसकी ईएमआई रोक दें और उसको खर्चे जो उसको मिल रहे हैं वो अपने जरूरत के खर्चे चलाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी दे। आज जो भी व्यक्ति खर्च करेगा 8% से लेके और 28% तक टैक्स है। यदि हम बिस्कुट भी खरीदते हैं, सबसे ज्यादा क्रय शक्ति जो है
वो गरीब आदमी के ऊपर है और मिडिल क्लास के ऊपर है। हर चीज में टैक्स है और वो टैक्स की जो इकोनॉमी है वही सरकार की आय है और उसी से सारे सेक्टर चलते हैं। तो सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ईएमआई भले 2 साल के लिए बंद हो जाए, लेकिन उसके जो रेगुलर खर्चे हैं वो उसके चलते रहें। 2 साल बैंकों में ये भी कार्य किया जा सकता है कि ब्याज देने से रोक दिया जाए। बैंकों की जो लायबिलिटी है कि वो जो पैसा उनके पास डिपॉजिट है उसका उन्हें ब्याज देना होता है, तो ब्याज की लायबिलिटी से उन्हें मुक्त कर दिया जाए। और बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है कि वो इन सारी चीज़ों में निर्णय बड़े एग्रेसिव होकर लेने पड़ेंगे जो व्यवस्था से हटके होंगे। और ये निर्णय यदि सरकार लेने तैयार हो जाती है तो हम बहुत जल्दी अर्थव्यवस्था को फिर से बनाए रख सकते हैं। अन्यथा जो वर्तमान जैसा चल रहा है यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये स्थितियां आगे आने वाले समय में और भी खराब होंगी, क्योंकि अब इसके बाद नगर निगम या और जो दूसरे संस्थान हैं, राज्य सरकारें हैं, वो उनके पास वेतन बांटने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो अभी जो पैसा आ भी रहा है आगे वो भी आना बंद होगा तो और स्थिति विकराल होगी। जी सर, यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल यही है कि अब आप क्या देखते हैं इसका भविष्य? अर्थव्यवस्था इतनी गिरी हुई है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना काल है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था सुधर सकती है? सरकार को क्या कुछ प्रयास यहाँ पे करने चाहिए? नहीं, देखिए, सरकार के अलावा सरकार को तो करना ही चाहिए, सरकार के अलावा पूरी आम जनता को भी इस संकट के काल में अपनी सोच को बदलना होंगे, अपने खर्चे के सिस्टम को बदलने होंगे। जो जरूरी खर्च हैं, खाना पीना, स्कूल कॉलेज की जो फीस है, और कम से कम ट्रेवल करके कम से कम खर्चों को अपने कम करके और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करें उत्पादक कार्यों में। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भी पैसा सर्कुलेशन में आएगा। अभी स्थिति ये हो रही है कि बहुत सारे लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं और वो कर्ज ले रहे हैं। अभी रिश्तेदारों से कर्ज ले लिया, संस्थानों से कर्ज ले लिया, लेकिन उनकी आगे की कोई कमाई नहीं है। ऐसी स्थिति में सबको अपने अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी और एक सेगमेंट वाइज। अब आप कहेंगे बड़ी बड़ी कारें, कीमती कारें बिकेंगी तो नहीं बिकेंगी, आप कहेंगे मोटरसाइकिलें बिकेंगी तो नहीं बिकेंगी। अब लोगों की जो सबसे पहली जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, इन रोटी कपड़ा मकान में सबसे ज्यादा निवेश करना होगा और आम आदमी के पास उसके खर्चे के लिए पैसे पहुंचे ताकि वो अपने खर्चे कर पाए जो उसके जरूरी खर्चे हैं। इसी से अर्थव्यवस्था फिर वापस लौटने की स्थिति में आएगी। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि अगर हमें अर्थव्यवस्था को अब संभालना है तो सरकार के साथ साथ हमें खुद भी प्रयास करने होंगे और मूलभूत सुविधाओं पर सबसे ज़्यादा केंद्रित करना होगा हमारा ध्यान, और जितना हो सके उतना कर्ज कम लेना होगा, तब जाके स्थिति कुछ भारत में सुधर सकती है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।